कल वाले क्वेश्चन हो गए थे? मैं हिंट देता हूँ, आंसर मेरे को भी नहीं पता। मेथड बता देता हूँ कैसे करना है। बस एक्स्ट्रा फोर्स निकालना, इक्वल कर देते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, दिखाइएगा क्या क्या दिया था। देखिए इस वाले में आपने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, मैंने मान लिया कि इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया। आगे मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो पुली भी एक्स नीचे आएगा। अगर पुली एक्स आया तो ये भी दोनों तरफ से क्या आएगा, एक्स एक्स। तो ये स्ट्रिंग तो आपकी एलोंगेट हो नहीं सकती है, इसका मतलब इसको कितना एलोंगेट होना पड़ेगा, 2x। अगर 2x एलोंगेट होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 2kx। तो इधर भी फोर्स कितना लगेगा, 2kx। तो इधर नीचे कितना फोर्स आएगा, 4kx। तो 4kx इज इक्वल टू, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। सबसे पहले एलबीडी में देखें क्या क्या फोर्सेस हो रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसको आपने अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स, तो यहाँ पे टेंशन टी होगा, तो इधर भी टी, इधर भी टी, इधर कितना होगा 2t। और ये किसके इक्वल होगा, के एक्स के इक्वल, अभी बैलेंस कंडीशन पे। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको एक्स एक्स्ट्रा फोर्स दिया, मतलब कि एक्स एलोंगेशन किया। अगर मैं एक्स एलोंगेशन कर रहा हूँ तो इस वाले में देखिए यहाँ से भी एक्स जाएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, x/2। ये तो ऐसे ही हो गया ना क्वेश्चन। ये पुली है, यहाँ पे इसको फिक्स किया दूसरे एंड को, ये वाला इस पुली के दूसरे एंड को फिक्स किया, इसको मैंने क्या किया, एक्स डिस्प्लेस किया। अगर मैं एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये वाली लेंथ कितनी डिस्प्लेस होगी, x/2 ना। ये तो वही है ना, ये क्वेश्चन, ये देखिए ये पुली से लगा हुआ और ये फिक्स किया दूसरे एंड को। अगर ये x नीचे आएगा तो ये पुली कितना आगे जाएगा, x/2। अगर ये x/2 जा रहा है तो इधर कितना, ये भी कितना आगे जा रहा है, x/2। तो इधर फोर्स कितना आया, kx/2। तो ये भी कितना होगा, kx/2। ठीक है, ये kx/2 दोनों तरफ इक्वली डिवाइड करेगा तो इधर कितना हो जाएगा, kx/4। बस यही तो एक्स्ट्रा फोर्स आया, उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन था, इसको आपने x डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस होगा तो ये कंप्रेस होगा x, ये x कंप्रेस होगा तो ये कितना फोर्स इधर लगाएगा, ये साले ब्लॉक पे देख रहे हैं, x कंप्रेस हुआ, इसने इधर फोर्स लगाया kx, ये x एलोंगेट हुआ। ठीक है, x एलोंगेट होगा तो ये भी फोर्स इधर लगाएगा kx। ठीक है,
लेकिन x एलोंगेट होगा कि उसका कंपोनेंट एलोंगेट होगा? ये x मूव किया तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? ये ऐसे होगा ना, ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये x है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में s cos 45, x cos 45 का इधर कितना हो जाएगा? k x cos 45, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा इस डायरेक्शन में k x cos 45, लेकिन मैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आया? k x cos स्क्वायर 45। अरे इसका कंपोनेंट है तो देखना, एक्चुअल की तो कंपोनेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्चुअल तो x मूव किया है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ? x cos 45। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? k x cos 45, लेकिन मेरे को तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? k x cos स्क्वायर 45। तो नेट फोर्स तो यही है ना, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस के एक्स से, के की वैल्यू आ जाएगी। नेट फोर्स ये है ना, ये क्लियर है? आपने x डिस्प्लेस किया, ये x है, ये x डिस्प्लेस किया है, तो ये जो स्प्रिंग है, आपने कहा कि मैंने x डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया, ये तो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x है, तो ये स्प्रिंग तो ऐसे लगा हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? x cos 45 बाई 45 कैसे आ जाएगा? अरे x cos 45 होगा ना, ये x है। अरे फिर से हर जगह मैथ नहीं लगता, थोड़ी सी लॉजिक भी लगती है। ये एक्चुअल मोशन है, ठीक है, हमेशा एक्चुअल का कंपोनेंट लिया जाता है। तो मैंने कहा कि ये एक्चुअली कितना मूव किया आपने इसको इधर? x, तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट मूव हुआ होगा? थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है? cos 45। आप लोग बार इस ट्राइंगल में फंसे हुए, ट्राइंगल नहीं, मेरा x एक्चुअल मोशन है, हमेशा वेक्टर में याद रखिए कि एक्चुअल का कंपोनेंट लिया जाता है। तो मैंने कहा कि एक्चुअल मोशन हुआ x, तो ये स्ट्रिंग कितनी, ये जो स्प्रिंग है ये कितनी एलोंगेट हुई है? x cos 45 एलोंगेट हुई है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल लगा के कर रहे होंगे, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अगर s डिवाइडेड बाय cos 45 लेते हैं, तो मैं देखता हूं आपका लॉजिक देखे खुद ही गलत साबित हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय cos 45 मतलब कि √2x हो गया ना, मैं x डिस्प्लेस कर रहा हूं और ये आपका √2x टाइम्स बढ़ जाएगा लेंथ, मतलब कि 1.5 गुना। खुद एक बार लॉजिक लगा के देखिए, ये ऐसा लगा हुआ है स्प्रिंग, मैंने x डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये क्या √2 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा? अरे 1.5 गुना बढ़ने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, ये तो x ही बड़ा है आगे, तो इतनी जगह कहां से दे दी आपने इसको बढ़ने के लिए? ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री मत लगाइए, साथ में लॉजिक भी लगाइए। ये एक्चुअल मोशन है, इसलिए जब कांस्टेंट मोशन भी बता रहे थे, तो वहां पे हमेशा लिखा था कि एक्चुअल मोशन पहले निकालते हैं हम लोग बॉडी का, उसके बाद कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअल मोशन ये है, तो एक्चुअल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? cos 45, ठीक है। तो ये है नेट रिलेशन। तो x cos 45, तो यहाँ पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा? k x cos 45, लेकिन मेरे को तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स चाहिए, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? cos 45, फिर से cos स्क्वायर हो जाएगा। ये शायद मेंस में पूछा था, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। लिख लीजिए, फिर कंफ्यूजन है तो उसको जरूर लिखिए।
नोट कर लिया? फाइंड टी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ, इसको आपने क्या किया, ए डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद छोड़ दिया। अगर मैं कंप्रेस करने के बाद छोड़ूं, जितना आपने मेन पोजीशन से कंप्रेस किया है वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। जहां पे उसको छोड़ूंगा तो उसी डायरेक्शन में तो ऐसे ही एसएचएम करेगा। ठीक, तो इसका एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन मेन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पे एक और बॉल लगी हुई है, तो ये ऐसे आएगा, फिर यहां से इधर गया, इधर आया, इससे टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इससे टकराया, फिर इधर गया। तो ये एसएचएम कर रहा है क्या? इसको एसएचएम कहेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे? या एसएचएम नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो गया दोनों साइड में, एक्सट्रीम दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे आपका प्लस ए तक जाना चाहिए था, लेकिन पहले आपने बॉल लगा दिया। तो मैंने कहा कि अगर ये एसएचएम करता उसका टाइम पीरियड टी था, तो अगर ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये पीरियोडिक मोशन है, एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ E इज इक्वल टू 1। गलत। देखिए एसएचएम कब होता है, एसएचएम तब होता तब हम लोग कहते हैं कि जो एक्सट्रीम्स हैं दोनों की सेम है, तब मैं एसएचएम कहता हूँ। ठीक है, ये पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। अच्छा ये बताइए पीरियोडिक होगा कि नहीं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। यहाँ पर जब पहुंचा होगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी ना। ठीक है, तो मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए आपका क्या करेगा, टकरा के आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, मतलब कि पीरियोडिक मोशन तो कंटिन्यूअसली कर रहा है। लेकिन एसएचएम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड e/2 तक ही है। एसएचएम कब होता है, जब ये यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो होती, फिर ये वापस आता, फिर ये इधर जाता, फिर ये वापस आता। तो अगर ये कंप्लीट एसएचएम करता तो उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, ये गिवन है। अगर ये कंप्लीट एसएचएम करता तो इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी होता। ये एसएचएम कर रहा था और आपने क्या किया, बीच में एक वॉल लगा दिया a/2 पे, तो ये टकरा के यहीं से वापस जाने लगेगा। तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका टाइम पीरियड टी गिवन है एसएचएम का। लेकिन जब पीरियोडिक
मोशन होने लगा तो उसका टाइम पीरियड में स्मॉल टी मान लेता हूं, वो कितना हो जाएगा? कुछ भी उल्टा सीधा लॉजिक लगा रहे हैं, कल इतना डिटेल में पढ़ाया था। मैंने बताया था जब भी टाइम पीरियड वगैरह ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो तुरंत हम लोग सर्कुलर मोशन से कोरिलेट करते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। सर्कुलर मोशन से अगर कोरिलेट करूं तो देखिए क्या होगा। अगर ये सर्कुलर मोशन, मैंने कहा ये SHM है, तो ये कहां तक जाता? प्लस ए माइनस ए तक, यही होता ना सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक। लेकिन ये कहां तक जा रहा है एक्चुअल में? A/2 तक। A/2 पोजीशन ही तक ही जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर यहां से यहां आ जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये यहां से यहां आ जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर यहां से यहां आ जा रहा है। इस वाले पोर्शन पे तो जा ही नहीं पा रहा। मतलब क्या, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो टाइम पीरियड कितना होता? कैपिटल टी। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन का अगर मैं टाइम निकाल लूं, ये वाला और ये वाला अगर मैं टाइम निकाल लूं तो पूरे टाइम पीरियड में से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? तो T/4 होगा उसका। नहीं नहीं नहीं, ये A/2 तक आ रहा है, तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री। तो इसका मतलब 120 इंटू पाई बाई 180, तो मतलब कि 2 पाई/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी ना। मैं तो ये वाला टाइम निकालना चाहता हूँ कि ए से बी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो ए से बी तक पहुंचने में TAB इज इक्वल टू 2 पाई/3 इंटू ओमेगा 2 पाई/t। तो ये कितना आ जाएगा? T/3। तो पूरे टाइम में से T/3 को माइनस कर देंगे तो 3T 2T/3, ये आंसर आ जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2T/3। प्लीज कॉन्सेप्ट को लिखिए कि क्वेश्चन में किया क्या है। सॉल्यूशन तो यही है 2 लाइन का। परसों आप लोगों का टेस्ट है? कल है किस चीज का? मैथ्स का। दीजिए। अब तो टेस्ट ही टेस्ट देना, अब करना है क्या? कंप्लीट जहां तक पढ़ा दिया है। नहीं नहीं नहीं, फुल सिलेबस नहीं, जो जो पढ़ा है वही। हो गया, नोट कर लिया?
मान लीजिए सिलेंडर है, इसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है। फाइंड टाइम पीरियड। ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है। सिलेंडर स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। बस मैंने ब्लॉक की जगह क्या लगा दिया, सिलेंडर लगा दिया, ठीक। अब उसके लिए मुझे बोला गया है कि प्योर रोलिंग भी होगी, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तरीका वही है कि मीन पोजीशन पता लगाएंगे। मीन पोजीशन तो यही होगा ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं आपने, तो नेचुरल लेंथ इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से इसको क्या देंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उसके बाद जब इसको मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि प्योर रोलिंग होनी है, थोड़ा सोचिए, अब थोड़ा सा आगे सोचिए। देखिए, एक क्वेश्चन बता दें ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। आपने क्या किया, इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इस पोजीशन पे आ गई। एक्स डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, के एक्स, स्प्रिंग के कारण। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सोच के बताइएगा। क्यों? इसको यहाँ पे लाके मैंने रिलीज किया ना। यही तो काम करते हैं हम लोग, ऐसे डिस्प्लेसमेंट देते हैं नेचुरल। इधर ही लगेगा क्यों? सर लेफ्ट हैंड साइड। जब मैंने, नहीं, राइट हैंड साइड में लगेगा। जब मैंने इस वाले पोजीशन पे लाके छोड़ा, तो सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि प्योर रोलिंग होनी है। प्योर रोलिंग होने के लिए इसको एक नेट टॉर्क मिलना चाहिए, क्योंकि जो के एक्स है वो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो के एक्स के कारण तो कोई टॉर्क मिलेगा नहीं, ठीक। तो एक बचा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जब इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा,
ठीक, इसलिए फ्रिक्शन आपका क्या लगेगा, राइट साइड में। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो नेट फोर्स कितना है आपका, के एक्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में नेट फोर्स कितना है, के एक्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसके कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन भी होगी ना, और ये रोटेट करेगा तो इसका कुछ अल्फा भी होगा। ठीक, चलिए, तो एक इक्वेशन तो ये बना दी आपने, और दूसरी इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क को कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ मास के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं। ठीक, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई आर। तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो फ्रिक्शन कितना आ गया, एम ए बाई 2। ये एम ए बाई 2 इधर पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू 3 ma/2। तो ए इज इक्वल टू 2k/3m इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/3m। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2k/3m। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट मीन्स 3m डिवाइडेड बाई 2k। आया समझ में। नहीं आ रही है, रीज्वाइन कीजिए आप। सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा। ये नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग एसएचएम नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। Find maximum amplitude of SHM so that both blocks moves together. हमें मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड निकालना है ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ एसएचएम करें।
अच्छा ये बताइए, ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे तो फ्रिक्शन लगेगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा अगर दोनों को साथ साथ में मूव करना है तो? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं मान के चलो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा आएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू जी। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? एम जी। तो एम एम कैंसिल हो गया। ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम में याद करिए ये कॉम नहीं करते थे कि हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते थे, उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फोर्स निकालते थे। अगर उससे फोर्स कम है तब तो साथ में होगा, उससे ज्यादा है तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। मेरे को पता है कि इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर सकता है। इसके साथ साथ मतलब कि एसएचएम का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतनी होना चाहिए ना। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एसएचएम के केस में यही होता है ना। तो यहां से एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? म्यू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम डिवाइडेड बाई के। तो टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा स्क्वायर पता है ना, निकाल लीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। कल मॉर्निंग में आप लोगों की क्लास है 9 to 11 इलेक्ट्रोस्टैट। क्या क्या? मैथ्स का 11 बजे से है? मैं 12 बजे करवा दूंगा। अभी मैं सर से कह दूंगा 11:30 पे ले लेंगे टेस्ट। मेरे को कुछ नहीं है, मैं नहीं लूंगा क्लास। ठीक है, नुकसान आप ही का होगा। हो गया, नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, एनर्जी मेथड। देखिए एक मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया है, फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मीन पोजीशन पता लगाता हूँ। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स को क्या करता हूँ, इक्वल टू 0। उसके बाद मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद मैं नेट फोर्स निकालता हूँ। नेट फोर्स को किसके इक्वल रख देता हूँ, माइनस के एक्स से। वहां से हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई 2 टाइम अपॉन। ये बेसिक तरीका था। अब एनर्जी मेथड में वही काम करेंगे, लेकिन एनर्जी मेथड में हम लोग जानते हैं कि एसएचएम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट है ना, हाफ के ए स्क्वायर आती है। तो मेरे को पता है कि अगर एसएचएम कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। पहला काम तो वही होगा, मेन पोजीशन पता लगाना। ठीक। फिर दूसरा काम होगा कि मेन पोजीशन से मैं पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग पार्टिकल की टोटल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो उस पार्टिकल के पास क्या होगा,
एक तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। हम लोग मान लेंगे कि अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल। वो कांस्टेंट मेरे को नहीं पता क्या है, ठीक। और उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो मेरे को एक रिलेशन मिल जाएगा। पहले ये पॉइंट्स लिख लीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या है। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप यही है, मीन पोजीशन पता लगाओ। मीन पोजीशन पता लगाने के बाद फोर्स की इक्वेशन लिख दो। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग मान लेंगे कि मीन पोजीशन के अबाउट जो पार्टिकल है ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है। मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, वहां पे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लिखेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के। उसके बाद इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जो रिजल्ट निकालना वो निकालेंगे। हो गया? अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझते हैं कि कह क्या रहा है। मैंने कहा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो यही इसकी मेन पोजीशन होगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई नेट फोर्स नहीं लगाया, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं। तो नेचुरल लेंथ ही इसकी क्या होगी? मेन पोजीशन। तो आपको मेन पोजीशन पता चल गया। अब मेन पोजीशन से मैं क्या करूंगा? इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तो आपने कहा कि इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है और किसी पोजीशन के कारण इसके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इस एक्स पोजीशन पे आपने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा, और ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट की। इसको मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv अपॉन dt प्लस हाफ के 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 2mv dv अपॉन dt का मतलब एक्सीलरेशन प्लस 2kx dx अपॉन dt का मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक। अब इस वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे देखिए कॉमन होके कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2ma इज इक्वल टू माइनस 2kx। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस k बाई एम इंटू एक्स। और इसको हम लोग किससे कंपेयर कर देंगे? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k बाई एम। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये टाइम पीरियड आ गया। क्लियर है? गायत्री आपको बोलना पड़ेगा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। यस सर, क्लियर है। चलिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि एनर्जी मेथड थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये स्प्रिंग है, इस पे आपने एम मास को हैंग किया हुआ है, ठीक है।
ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है। उसके बाद मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये कुछ नीचे आएगा ना, और इसका आपको पता है कि टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई × टाइम अपॉन के। बस हमें प्रूव करना है, एनर्जी मेथड से प्रूव करना है। इसी क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से कीजिए। सिर्फ एनर्जी मेथड आपको क्लियर हो जाए इसलिए करवा रहा हूँ, टाइम पीरियड पता है। तो उसके बाद एक दो अलग क्वेश्चन करवाता हूँ। ये नेचुरल लेंथ है, तो ये तो अपनी मीन पोजीशन पे आएगा ना। मीन पोजीशन पे आएगा तो आपने कहा कि x0 आ गया, ये मीन पोजीशन है, ये नेचुरल लेंथ है। अगर मीन पोजीशन पे आएगा तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा आपका, mg, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, kx0। तो मैंने कहा था मीन पोजीशन पे हमेशा फोर्स का रिलेशन लिखिए। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको x डिस्प्लेसमेंट दूंगा। x डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी v है, तो x डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी लिखेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लेंगे, इस नेचुरल लेंथ को ही मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। नेचुरल लेंथ को रेफरेंस मान लूंगा तो टोटल एनर्जी इस पोजीशन पे, ये वाला ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv², और ये ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आ चुका है, x प्लस एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, और स्प्रिंग कितना एलोंगेट हो चुका है, हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है इस वाले पॉइंट पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1/2m2v/dv/dt माइनस mg, x का डिफरेंशिएशन dx/dt वेलोसिटी, और x0 का डिफरेंशिएशन 0, यही बचेगा ना, ठीक है। नहीं, कल मॉर्निंग में 9, हाँ हाँ 9 बजे, प्लस 1/2 के x प्लस x0 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस x0, और जिसको आपने x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, और x0 का तो 0 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास mv/a माइनस mg/v। ये बचा आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा प्लस के एक्स प्लस के x0/v। आपने यहाँ पे रिलेशन लिखा था mg इज इक्वल टू के x0,
तो mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट कहाँ है? हाँ, तो माइनस एम जी वी और के एक्स नॉट वी कैंसिल हो जाएगा और वी को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया आपने, तो क्या बचा? एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। आगे क्लियर है? तो जो क्वेश्चन आपने सिलेंडर वाला किया था उसको आप लोग एनर्जी मेथड से कीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं, घर पे कीजिएगा, मैं हिंट दे देता हूँ। हो गया ना एनर्जी मेथड से? तो एनर्जी मेथड से इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर जब मैं उसको रिलीज करूंगा तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल इधर की तरफ वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस ये आपका रोटेट भी करेगा, इसलिए प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? और ये किसके इक्वल होगा? प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के स्क्वायर। आगे समझ में? ये तीनों एनर्जी होंगे एनर्जी मेथड में, इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चन में जहां पे ब्लॉक रहता है वहां पे फोर्स इक्वेशन लिखना आसान होता है, लेकिन जहां पे सर्कुलर बॉडी आ जाती है वहां पे मेरे को टॉर्क लिखना पड़ता है, और टॉर्क में आपको पता है कि टॉर्क में डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो गया, पूरा आंसर गलत आ जाएगा। कि अगर आपने फ्रिक्शन मान लीजिए बाई चांस लेफ्ट में ले लिया, ठीक है, तो उसके कारण आंसर 101% गलत आने वाला है, ठीक? इसलिए जहां पे भी सर्कुलर बॉडी आए तो पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं एनर्जी मेथड से सॉल्व कर दूं उसको, और उसके अलावा अगर ब्लॉक सिस्टम आ रहा है तो मेरे लिए फोर्स मेथड आसान है, ठीक है? लेकिन सर्कुलर बॉडी में कोशिश कीजिए कि एनर्जी मेथड ही अप्लाई करें। वो तो मैंने क्वेश्चन इसलिए करवा दिया क्योंकि फोर्स रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन इस चीज को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही प्रेशराइज होंगे, फोर्स का रिलेशन अगर आगे पीछे कुछ भी गलत ले लिया तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा। लेकिन एनर्जी में तो कोई मतलब ही नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इसका मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? नो स्लिपिंग। ये पुली है, इसका मास आपको दिया हुआ है, इस डिस्क का मास, और नो स्लिपिंग हो रही है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। चलिए वही सेम एनर्जी मेथड अप्लाई कीजिए। मेन पोजीशन पे फोर्स लिखेंगे, उसके बाद उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी को मान लीजिए मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन पे पहले फोर्स लिखिए क्या आ रहा है।
हाँ डिस्क है। कीजिए जल्दी कीजिए। नो स्लिपिंग देने का मतलब ये है कि पुली यहाँ पे रोटेट कर रहा है। अब मीन पोजीशन पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूं, नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और इसको स्प्रिंग बैलेंस कर रहा होगा ना। मैंने मान लिया के एक्स नॉट, स्प्रिंग आपका एक्स नॉट एलोंगेट, ठीक। अब इसको आपने क्या किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसी को मैं रेफरेंस मान लेता हूं। अगर मैं इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दूं तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। वेलोसिटी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस ये जो डिस्क है ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, नो स्लिपिंग दिया हुआ है, इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया, प्लस स्प्रिंग, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट हुआ है, एक्स प्लस एक्स नॉट, जो mg मास है ये नेचुरल रेफरेंस से कितना नीचे आया, x, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करके आंसर निकालिए, आंसर सही आना चाहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस है। तो देखिए कल मैथ्स का टेस्ट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
हो गया? कितने आंसर आ रहा है? नहीं, मार्क्स अलग अलग है, तो 2m प्लस m आ रहा होगा। ठीक है, सही है, 2m प्लस m आ रहा होगा। टाइम पीरियड विल इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2k, ये आंसर है। डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे ना, आंसर लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या होगा? नहीं होगा है? मैं बताइए, डिफरेंशिएशन गलत होगा तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सॉल्व करूं क्या मैं, या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? हो जाएगा ना? ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे हर जगह मान के चल रहे थे कि जो आपका स्प्रिंग है वो कैसा है, मासलेस है। एक क्वेश्चन करवा रहा सर हूँ जहाँ पे स्क्रीन स्प्रिंग नहीं का दिख रही मास है। है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? अब आ रही है बट छोटी आ रही है थोड़ी। अब ठीक है? अब क्लियर है? यस सर, बस छोटी आ रही है, क्लियर आ रही है बट। अब इसके लिए मैंने तो स्पॉट वीडियो भी कर दिया है, दोबारा ज्वाइन करके देख लीजिए, बस यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। नहीं सर, आपके नेटवर्क स्लो आ रहे हैं उसमें फोन में। अच्छा, नेटवर्क वीक है। नहीं, स्ट्रेंथ तो ठीक लग रही है यहाँ पे। मीटिंग एंड हो जाएगी क्योंकि होस्ट मैं ही हूँ ना। रेड शो हो रहा है सर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिए।